वंदे मातरम दीदी, शुरू कीजिए। जी। वंदे मातरम सभी को। आप सभी का स्वागत है स्वास्थ्य फ्रीडम केयर और स्वस्थ समृद्ध परिवार के इस प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हम लोग हर रोज सैनिटरी पैड के माध्यम से महिलाओं को जागरूक कर रहे हैं, अवेयर करते हैं कि पीरियड से संबंधित जो प्रॉब्लम हो रही है उनके बारे में वो समझ पैदा हो कि वे क्यों हो रही है, किस कारण से हो रही है और उसका क्या समाधान हो सकता है। तो स्वास्थ्य फ्रीडम केयर बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड पे वर्क करता है। यह पैड महिलाओं के लिए बच्चियों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जो चीज हम इस्तेमाल करते हैं वो सही और सुरक्षित होनी चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि वो किस चीज से बना है। हम यहाँ पे यही जागरूकता कर रहे हैं कि आप जो भी चीज इस्तेमाल करते हैं, पीरियड से संबंधित हो गई, खान पान से संबंधित हो गई, या अपने घर में कोई भी जो वस्तु आप उपयोग में ला रहे हैं, कम से कम उसको आप देखें कि वो किस चीज से बना है। मतलब आंखें बंद करके किसी भी चीज पे विश्वास ना करो। जितना हो सके उसके बारे में जानो, समझो, क्योंकि ये जो चीज आप उपयोग करोगे वो आपके स्वास्थ्य को भी प्रभावित करेगा, वो आपके घर की और भी मतलब बहुत सारी चीजों को प्रभावित करते हैं। हमारे पैसे को भी, हमारा पैसा भी वेस्ट हो रहा है, जा रहा है, खर्च कर रहे हैं हम। तो जागरूक बनिए, और जो भी चीज इस्तेमाल कर रहे हैं कम से कम उस पे हर चीज के ऊपर लिखा होता है कि ये किस चीज से बना है, क्या क्या इसके अंदर है, और हम कभी भी उसको पढ़ते नहीं है। तो कोशिश करो जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं उसके बारे में जानकारी रखने की, जितना हो सके, जितना मतलब अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपने ज्ञान के अनुसार कम से कम सोच समझ कर कुछ भी चीजें यूज करो। जो चीज हम यूज करेंगे उसका इफेक्ट हमें जरूर नजर आएगा। कई चीजों का इफेक्ट जल्दी नजर आ जाता है, और कईयों को धीरे धीरे, क्योंकि ये हर शरीर की इम्यूनिटी पावर होती है। जब तक वो सही चलती रहती है, इम्यूनिटी पावर अच्छी है, तो हर चीज को हम पचा लेते हैं, मतलब ठीक, सब कुछ ठीक लगता है। लेकिन जब वो इम्यूनिटी पावर कमजोर हो जाती है तो फिर हर एक प्रकार की बीमारी को घेर लेते हैं। जैसे हम सैनिटरी पैड के माध्यम से जब महिलाओं से बात करते हैं तो बहुत सारी महिलाएं बोलती है कि अरे हम तो कब का यूज कर रहे हैं, हमें तो कुछ नहीं हुआ। कईयों को प्रॉब्लम होती है, लेकिन कईयों को यही होता है कि देखो हमें कुछ नहीं हुआ, ये सब मतलब कहने की बातें हैं, ये हमें तो नहीं है, हम तो ठीक है। तो वहां पे ये समझना भी जरूरी है कि ठीक है, अभी तक के लिए ठीक है, क्योंकि आपका इम्यूनिटी पावर ठीक है, अच्छा है, वो कहीं ना कहीं चीजों को अभी अडॉप्ट कर ले रहा है। लेकिन जब ये चीजें हद से बढ़ जाती है, क्योंकि क्या होता है कि ये सब चीजें जो होती है, मान लीजिए प्लास्टिक है, प्लास्टिक कोई एकदम से रिएक्शन नहीं करता है, ये स्लो पॉइजन का काम करता है। स्लो पॉइजन यानी धीरे 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 जाके ये हमारी इम्यूनिटी को कमजोर करता है। कईयों को कुछ दिन लगते हैं, कईयों को कुछ साल लगते हैं। तो कईयों को बहुत, मतलब ये होता है कि 40-45 साल में जाके इन चीजों के बारे में थोड़ा होता है कि मेरा ये गड़बड़ हो गया है, मेरा रुक रहा है, पीरियड नहीं आ रहा है। तो वो सारी चीजें सामने आती हैं। तो ये एकदम से कुछ भी रिएक्ट नहीं होता है, ये हर व्यक्ति की बॉडी पर निर्भर करता है। तो हमें अपने ज्ञान के अनुसार, हमें अपनी समझ के अनुसार उन लोगों को सिर्फ इतना जागरूक करना है कि चलिए ठीक है, अभी तक तो ठीक है, लेकिन फिर भी आप जो यूज कर रहे हैं तो वो मान लीजिए खराब ही है, तो वो प्लास्टिक ही अभी ना सही, लेकिन भविष्य में इससे आप बच सके, इन बीमारियों से आप बच सके, तो उसके आधार पर आप इसका यूज कर सकती हैं। इसका यूज ना करें तो ऐसे किसी भी पैड का यूज कर सकती हैं जिसमें प्लास्टिक ना हो। मतलब हमने क्या किया, उन्होंने इसको ठीक है, वो अभी हमसे नहीं ले रही है, लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन हम उसको इतना जागरूक करें कि आपको, चलो ये ना सही, लेकिन कम से कम प्लास्टिक वाला पैड तो ना यूज करें, ताकि आप अभी ठीक है पर भविष्य में आने वाले समय में भी आपकी जो ये चीज, ये बीमारियां हैं, ये ना हो।
तो इसके लिए ये जो है मटेरियल का ध्यान रख के आप वो पैड को यूज करें। कई बार सामने वाले का नेगेटिव रिस्पॉन्स आता है, तो उसको हमने हमने अपने ऊपर नेगेटिविटी के रूप में हावी नहीं होने देना है। क्या होता है, सामने वाला अपनी समझ के अनुसार मतलब बता रहा है, हमें अपनी समझ है। तो अगर हम विरोधाभास में जाएंगे तो चीजें गड़बड़ होती हैं। अगर हम ठीक है उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि वो जो बता रहा है उसको उतनी ही समझ है, हम ये जान चुके हैं। दोनों में फर्क है, मतलब उसकी उसके ज्ञान में और हमारे ज्ञान में फर्क है। लेकिन हमें क्या करना है, उसको उसकी सहमति के अनुसार ही मतलब आगे बढ़ना होता है। क्योंकि सामने वाला अगर नेगेटिव रिस्पॉन्स भी कर रहा है, तो उसको क्या करना है, आपने उसको भी मतलब हाँ में ही लेना है कि हाँ ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि आपको ये समस्याएं नहीं हुई है, लेकिन भविष्य में किसी का कुछ नहीं पता, हो सकती हैं। फिर भी हम इतना जागरूक कर रहे हैं कि भाई आप जो अभी तक यूज करिए, कम से कम उसको एक बार चेक कर लें, देख लें और समझ लें। और फिर जो प्लास्टिक मुक्त पैड हो उसका यूज करें, चाहे आप वो हमसे ले, चाहे आप वो किसी और से ले। इतनी सी बात भी अगर आपने कह दी, तो सामने वाले के ऊपर प्रभाव पड़ता है उस चीज का, कि हमने सिर्फ इसके उसको सेल के पर्पज से नहीं लिया हुआ है। मान लीजिए एक होता है सिर्फ ये, नहीं नहीं ये तो यही यूज करना है, ये बहुत अच्छा है, ये है वो, मतलब जो चीजें अगर हम सिर्फ अपनी ही बात को सामने वाले के सामने बढ़ा चढ़ा कर रखेंगे, तो ये इसका अलग इफेक्ट पड़ता है। और अगर उसी की ही भाषा के अनुसार उसको समझाने का प्रयास करते हैं, तो उसका अलग इफेक्ट पड़ता है। तो ये चीजें हमें थोड़ी सी ध्यान देनी होती है, कि सामने वाले की बातों को भी सुनना, और उसको फिर अपने अनुसार उसका जवाब देना, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो क्योंकि कई बार ये देखो, मीटिंग में भी हम सुनते हैं कि कोई महिला तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देती है, और कोई महिला बात भी सुनना पसंद नहीं करती है, होता है ना ये। और जब मतलब अच्छा रिस्पॉन्स आता है, तो हम बहुत खुश हो जाते हैं, बहुत मतलब बहुत अच्छा काम है, मतलब अच्छा सेल भी हो रहा है, अच्छा सब कुछ चल रहा है। लेकिन जब नेगेटिव मिलते हैं, तो फिर मन उतना ही खराब भी हो जाता है। क्यों? आप ये समझिए कि कोई सारे सारे व्यक्ति मेरे अनुसार तो नहीं होते हैं ना, कि वो एक ही जैसा रिस्पॉन्स दे। ये तो अलग अलग होते हैं, सबकी मनोस्थिति अलग अलग होती है, सबका व्यवहार करने का तरीका भी अलग अलग होता है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें सामने वाले की यथाशक्ति जितना भी मतलब जान सकते हैं उसकी बातों को, तो उसी के अनुसार ही अगर उसका जवाब दे, तो बेटर फील करते हैं। और नेगेटिविटीज को अपने ऊपर हावी ना होने दे। अगर नेगेटिव रिस्पॉन्स आ भी रहा है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहां से भी हम कुछ सीखते हैं। हो सकता है कि हमने उसकी स्किल को, जैसे होते हैं ना, एक स्किल समझना, दूसरे की बातों को समझना, दूसरे की समझ कर उसका जवाब देना, वो शायद हमें अभी कमी है कहीं ना कहीं। तो हमें क्या हुआ कि अपने आप में भी सुधार करने की आवश्यकता कहीं ना कहीं आ जाती है। ठीक है, समझ है, लेकिन दूसरे के व्यवहार को देखकर, दूसरे की बातों को समझ कर फिर उसको का आंसर देना, उसको सेटिस्फाइड करना, तो ये भी एक मतलब कला ही होती है। ठीक है ना? क्योंकि अपने जैसों को तो हम बहुत अच्छे से इम्प्रेस कर लेते हैं, क्योंकि हमारी विचारधारा एक जैसी हो रही है, सामने वाला भी हमारे जैसी ही बातें कर रहा है, वो भी स्वदेशी से जुड़ा है और समझता है इन चीजों को, उसको पता है कि प्लास्टिक कितनी खतरनाक है। लेकिन कोई कोई तो ऐसा होता है कि इन चीजों से बिल्कुल अनजान होता है, उसको नहीं पता कि मान लीजिए ठीक है भाई, हर जगह हर कोई यूज कर रहा है, तो हम भी कर रहे हैं, हमें तो अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। मतलब अपने तरीके से वो आपको भी समझाने की कोशिश करता है, वो आपको भी समझाने की कोशिश करता है। अब यहाँ पे ये स्किल सीखनी है कि हमें अपनी बात को रखना है, लेकिन सामने वाले को इसका ये नहीं है कि उस पे दुष्प्रभाव पड़े, कि ये तो अपनी ही बात को थोपने के लिए आया है। तो इस चीज का हमें खास ख्याल रखना है। हम एक विषय पे और बात करेंगे, जैसे हम लोग
जब भी बात करते हैं, जब भी अपने बारे में बताते हैं, तो हम एक चीज प्रयोग करते हैं, एक शब्द प्रयोग करते हैं, सोशल अवेयरनेस। हर कोई यूज करता है कि मैं स्वास्थ्य फ्रीडम केयर में सोशल अवेयरनेस के रूप में काम कर रही हूँ। तो सोशल अवेयरनेस से आज तक हम क्या समझ रहे हैं, थोड़ा सा उसके विषय पे बातचीत कर लेते हैं। क्योंकि जो चीज हम यूज कर रहे हैं, जो शब्द हम यूज कर रहे हैं, उसके विषय में हम कितना जानते हैं, और सोशल अवेयरनेस सही रूप से होता क्या है। क्योंकि जब ये चीजें होती है ना, जो अभी मैंने पीछे बताया कि लोगों के साथ जब हम बात करते हैं तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों तरह के रिस्पॉन्स आते हैं। तो उसमें एक सोशल अवेयरनेस के रूप में हमारा क्या व्यवहार होना चाहिए, सोशल अवेयरनेस जो अपने आप को बोलता है उसके अंदर किस किस तरह की भावना होनी चाहिए, क्या गुण होने चाहिए, उस पे आज थोड़ी सी बात कर लेते हैं। एक सोशल व्यक्ति यानी कि सोशल अवेयरनेस यानी जागरूकता। हम समाज में जागरूकता लाने का काम कर रहे हैं। जागरूकता कब लाते हैं, पहले हम खुद जागरूक होते हैं। मान लीजिए मुझे अब पैड की ही बात लगा लेते हैं। पहले मुझे नहीं पता था पैड के बारे में, आज मुझे पता चल गया। फिर मैंने इसको सोचा कि भाई दूसरी महिलाओं तक भी मैं इस बात को पहुंचा सकूं। तो अब जब मैं दूसरी महिलाओं को ये चीज समझा रही हूँ, तो वहां पे आ जाती है जागरूकता। ठीक है। और ये फिर जागरूकता जब बहुत बड़े स्तर पे जाती है, मान लीजिए जिसको मैं जानती हूँ वहां तक भी जा रही है, और उसके बाद जिसको मैं नहीं भी जानती हूँ वहां तक भी ये बात जा रही है, तो फिर ये समाज पे आ जाती है, तो फिर आती है सामाजिक जागरूकता। अब हमें सामाजिक जागरूकता में क्या करना चाहिए, हमें कभी भी सामाजिक जागरूकता करते हुए मतभेद नहीं करना चाहिए। यानी कि लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर, या अमीर और गरीब के आधार पर, ठीक है, या फिर स्टेटस के आधार पर, या लगा लो शिक्षा के आधार पर, या मतलब किसी भी तरह का कोई भी मतलब पर्सन, उसके आधार पर हमें कभी भी ये लगाओ कि भेदभाव नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर ये भेदभाव आ गया, तब हम सामाजिक जागरूकता नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? एक मिनट भैया। आ, वंदे मातरम। अभी जो दीदी जिस बात पे कर रही है चर्चा, सामाजिक जागरूकता, सोशल अवेयरनेस, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक को लेके आई है। हम सभी जाने अनजाने हजारों बार, सैकड़ों बार इस बात का प्रयोग करते हैं। तो इसके ऊपर जो दीदी के विचार हैं, उन विचारों को सुनने का मौका मिल रहा है। तो बहुत जल्दी हमें और विस्तृत जानकारी मिलेगी। बने रहिए, अपना काम करते रहिए, बने रहिए। बहुत ही जल्दी रीना दीदी सोशल अवेयरनेस, सामाजिक जागरूकता के ऊपर। जी दीदी, आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। जी भैया, माफी चाहती हूँ बीच में रुकावट के लिए। हम सामाजिक जागरूकता की बात कर रहे हैं। तो उसमें जैसे बताया कि हमें किन किन चीजों में कोई भी मतभेद नहीं करना चाहिए। यानी जब भी हम अपनी बात रख रहे हैं, हम एक जागरूकता के तौर पर समाज में मान लीजिए अच्छी चीजें आई,
अच्छे विचार आए उसके साथ हम ये बात रख रहे हैं, तो उसमें सबसे पहले तो अपने मन से मतलब ये भावना ही मिटा देनी चाहिए कि भाई हमें इसको बताना है, इसको नहीं बताना है। क्योंकि जब हम किसी को के साथ बात करते हैं ना, और लगता है कि भाई ये तो मुझसे ज्यादा पढ़ा लिखा है, या फिर ये बहुत अमीर है, ये कहाँ मेरी बात सुनेगा, या ये तो बहुत गरीब है, इसके पास तो इतने पैसे ही नहीं है कि भाई ये मेरी बात भी सुने और ये मुझसे पैड भी ले। मतलब जब हम पैड की बात कर रहे हैं तो उसी को लेके मान लीजिए बात करते हैं। तो ये सारी चीजें जब मन में आ जाती है तो वही वो सामाजिक जागरूकता नहीं होती है। हमें ये चीजें देखनी ही नहीं है कि कोई अमीर है, कोई गरीब है, या फिर ये व्यक्ति, ये तो जेंट्स है, ये मेरी बात को कहाँ समझेगा, ये इस पे इतने पैसे नहीं हैं, ये कहाँ से मेरी बात को समझ पाएगा। नहीं, हो सकता है कि वो अमीर व्यक्ति है, उसके पास बहुत सारा पैसा भी है, लेकिन वो इस चीज की तलाश कर रहा हो, उसको ये चीज कहीं से मतलब जाननी हो, उसको चाहिए वो चीज। और अगर उसको वो पैसा देने के बाद भी नहीं मिल रही हो, तो उसमें क्या हो गया, अगर मेरे माध्यम से उसको पता चल गया तो बहुत अच्छी जागरूकता हो गई। और अगर किसी के पास पैसा भी नहीं है, उसको भी नीड है, तो मेरे द्वारा क्या एक या दो पैड या एक पाउच अगर मैं उसको दे दूं, तो क्या पता उसकी उस समस्या का हल हो जाए जहां से मुझे सेटिस्फेक्शन मिले। मतलब सारी चीजें ध्यान में, ये नहीं है कि भी मुझे बहुत ज्यादा ये लगाओ कि बहुत ज्यादा उसमें आके काम करना चाहिए। नहीं, हमें अपनी भावनाओं के अनुसार और दूसरे की जरूरतों को समझते हुए ये जागरूकता फैलानी चाहिए। उसमें अगर हम एक अच्छे सामाजिक जागरूक इंसान बन रहे हैं और मेरे जैसे आगे बन रहे हैं, मतलब मैं भी काम कर रही हूँ इसी चीज पे, और आगे जिससे मैं बात कर रही हूँ उसकी भी भावनाओं को समझिए, उसकी जरूरतों को समझिए। जरूरतों को समझने के बाद फिर हम उसके साथ बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़े एक समाज का निर्माण होता है। मान लीजिए अभी हम यहाँ पे रसोई घर चिकित्सा की बात कर रहे हैं। रसोई घर चिकित्सा में क्या है कि महिलाओं पे हमारा ज्यादा फोकस रहता है। महिलाओं पे इसलिए फोकस रहता है कि वो रसोई घर की हर चीज को अच्छे से समझती हैं। लेकिन कई महिलाएं हमें ऐसी मिलती हैं इस समय में जो इन सब चीजों में इंटरेस्ट नहीं लेती है, पहले इंटरेस्ट नहीं लेती हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ, नहीं भी वो इंटरेस्ट ले रही हैं, हमने उसको बता दिया कि ठीक है, आप ये सोट का प्रयोग कर लीजिए और इससे आपकी समस्या ठीक हो जाएगी। अब हमने निर्णय उसके ऊपर छोड़ दिया कि ठीक है भाई, आपने करना है तो कर लीजिए, नहीं करना है नहीं कर लीजिए, लेकिन मैंने अपना काम कर दिया। वहां पे उसकी बातों को सुनकर ये नहीं किया चलो ठीक है मैं तो तुम्हें नहीं बताऊंगी क्योंकि तुम तो सुन ही नहीं रही हो, है ना। वहां पे मैंने अपना काम कर दिया, मैंने उसको बता दिया कि ये एक उपयोग है, ये एक प्रयोग है, आप इसको कर लीजिए। अगर वो अब कहीं से सारी जगह से वो मान लीजिए हार चुकी है, अब उसको ये याद आ गया कि हाँ उसने ये चीज बताई थी, चलिए ये भी करके देख लेते हैं। और उसने वो चीज प्रयोग की और प्रयोग करने के बाद उसको रिजल्ट मिल गया। आपकी जागरूकता वहां पे काम आ गई। अगर आपका ईगो आगे आ जाता कि मुझे तो अब इसको ये चीज बतानी ही नहीं है, तो फिर हमारी जागरूकता वहीं पे खत्म हो जाती। अब हमने उसको रास्ता दे दिया कि आपने ये चीज करनी है, जब भी आप अगर आपको ठीक लगे तो कर लेना, नहीं तो नहीं सही। लेकिन हमने अपने हर ईगो को छोड़कर हमने अपना कर्तव्य निभाया, और सामने वाले के पास जब कोई ऑप्शन नहीं बचा तो उसने वो चीज अपनाई भी। हो सकता है उसमें देर लगी, लेकिन उसने वो करी, और करने के बाद आपके ऊपर विश्वास भी बढ़ा, और ये हमारी सही जागरूकता हो गई। तो अब हमें अपने अंदर की जो मतलब मनोवृत्ति होती है, हमारा जो ईगो होता है, उसको भी हमें दरकिनार करना होता है अगर हम सही जागरूकता का प्रचार कर रहे हैं। कई बार हम किसी को मान लीजिए बता रहे हैं किसी भी चीज के बारे में, और वो चीज वहां पे अवेलेबल नहीं है, यानी वो उस जगह पे रह रहा है जहां पे वो चीज है ही नहीं, ठीक है।
और फिर भी हम उसी चीज को लेने के लिए मान लीजिए बात करें कि नहीं नहीं आपको तो यही प्रयोग करना है, आप जहां मर्जी से मंगवाइए, ये तो यही होना चाहिए। तो वो क्या हो गया, वो हमने समझा ही नहीं कि भाई वो स्थान, वो उसकी परिस्थिति, वहां पे वो चीजें मिलेंगी ही नहीं। तो वो मुझे अब क्या जब वहां वो चीज मिलेगी नहीं तो फिर वो बाद में मुझे क्या सुनेगा। तो हमें जो जागरूकता करनी है वो परिस्थिति के अनुसार करनी है कि उसकी परिस्थिति क्या है। हमें उसकी परिस्थिति, स्थिति और उसकी ये लगाओ कि हैसियत लगा लो, उसकी आमदनी के अनुसार, वहां पे जो चीजें मिल सकती हैं उसके अनुसार। तो इस तरह से हमें सामने वाले को जागरूक करना है। और इसमें सबसे ज्यादा ये भी जरूरी है कि जो चीज हम बता रहे हैं वो सामने वाला मान रहा है और वो अपनी बात कह रहा है, तो हमें भी उसकी बात को कहीं ना कहीं मानना पड़ेगा। जब हम इस चीज में चले थे, मैं अकेली चली थी, अकेला ही चलता है सब कोई। अब मुझे मेरे जैसे विचारों वाले भी मिल रहे हैं, मेरे से विपरीत विचारों वाले भी मिल रहे हैं। मान लीजिए मैं रसोई घर चिकित्सा की प्रचारक हूँ, वो मुझे मिल रहे हैं, साथ में मुझे नेचुरोपैथी वाले भी मिल रहे हैं, साथ में मुझे क्लींजिंग थेरेपी वाले भी मिल रहे हैं, साथ में मुझे एक्यूप्रेशर वाले भी मिल रहे हैं। तो मैं हर किसी की, जिस भी माध्यम से वो चिकित्सा कर रहे हैं, जिस भी माध्यम से वो लोगों को बता रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं, तो मैं क्या करती हूँ, उनका भी सम्मान करना है। हाँ, उनकी भी अच्छी पैथी है भाई, वो भी अच्छा काम कर रहे हैं, तो उनसे भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो हमें आपस में ऐसी मतलब ऐसी समझ बना के काम करना है कि मैं तो चलो ठीक हूँ, कई हद तक ठीक हूँ, लेकिन सामने वाला भी बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो इस तरह से अगर हम काम करेंगे तो ज्यादा सामाजिक जागरूकता आ सकती है। और एक सामाजिक जो जागरूकता फैलाता है, तो उस इंसान में एक तो ईगो नहीं होनी चाहिए, उसको दूसरे के विचारों का सम्मान करना आना चाहिए, दूसरे के विचारों को उससे सहमत भी होना चाहिए। हर जगह ये नहीं होता कि सिर्फ मैं ही सही हूँ। तो बहुत सारी चीजें हैं जो इसमें आती हैं। बाकी मैं तो इसको इतना ही क्लियर कर पाऊंगी, तो कुछ बातें गोविंद भैया क्लियर कर देंगे। तो जितना मैं समझ पाई हूँ उतना मैंने बता दिया, बाकी आप बताइए भैया जी। वंदे मातरम। दीदी ने बहुत अच्छा बताया। मैं इसमें आगे कुछ कहना नहीं चाहूंगा, सिर्फ इतना ही कहूंगा कि सामाजिक जागरूकता का मतलब होता है कि आप किसी भी प्रकार का भेदभाव ना रखें। मतलब कहने का मतलब, अगर हम चिकित्सक धर्म की बात करें, मैंने शास्त्रों को थोड़ा सा ज्यादा तो नहीं पढ़ा, लेकिन कुछ जगहों पे पढ़ा, और कई जब जमीनी स्तर पे देखते हैं तो कुछ लोग चिकित्सा क्षेत्र में धर्म को ले आते हैं, जबकि चिकित्सा एक जागरूकता ही है, सामाजिक सेवा है चिकित्सा। तो इसमें धर्म नहीं होना चाहिए। तो धर्म ही नहीं होना चाहिए, हर तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। यूं कहा जाता है कि अगर दुश्मन भी है तो उसे भी चिकित्सा देनी है, अगर आपका जो धर्म है, जो आपका कर्म है, उस कर्म के अनुसार उसकी करनी होती है। तो सेम उसी तरीके से सामाजिक जागरूकता करने वाले किसी भी क्षेत्र में जागरूकता कर रहे हैं, कोई भी एक छोटा सा छोटा सामाजिक जागरूकता, हर हर किसी का अलग अलग दृष्टिकोण से होता है, और उसका दृष्टिकोण यही होना चाहिए, सबसे पहला दृष्टिकोण भेदभाव नहीं। ऊंच नीच, अमीर गरीब, जाति धर्म, पुरुष स्त्री, अपना पराया। अपना पराया भी नहीं कि अपना है तो उसको ज्यादा बता दिया और जो पराया है उसको कम बता दिया, ऐसा नहीं। सामाजिक जागरूकता का अर्थ होता है कि हर किसी को एक समान, एक नजर से देखना, और आपके पास जो जानकारी है उस जानकारी को उन तक पहुंचाना, और उस जानकारी को पहुंचाने में उनकी स्थिति और परिस्थिति के साथ, पता चला जी हम सामाजिक जागरूकता है और हमें इंग्लिश आती है, और हमारे सामने हिंदी वाला है, हम उसको इंग्लिश में बड़बड़ाए जा रहे हैं, ये सामाजिक जागरूकता नहीं है। सामाजिक जागरूकता है कि सामने वाले की स्थिति परिस्थिति को देखते हुए आपके पास जो जानकारी है उस जानकारी को उसके हिसाब से, उसकी परिस्थितियों के हिसाब से उसको समझाना, ये है असली जागरूकता, सामाजिक जागरूकता। ऐसा नहीं कि पता चला जी कि हम अलग अलग भेदभाव की तरफ से विचारों को थोपना सामाजिक जागरूकता नहीं है। उनकी परिस्थितियों के साथ उनको अपने विचारों में सम्मिलित करना सामाजिक जागरूकता है।
अपने विचारों के प्रति जानकारी देके, बाकी सम्मिलित होना नहीं होना, उनको मानना नहीं मानना उनका कार्य है, लेकिन हमारा कार्य है कि हमारे पास जो सामाजिक जागरूकता की, मैं हम सब जो बात करते हैं कि स्वदेशी चिकित्सा, रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय के प्रति जागरूकता। तो इस जागरूकता के कार्य में सामने वाले की स्थिति परिस्थिति को देखते हुए भी बात करनी होती है, उसको समझाना होता है, भेदभाव नहीं रखना होता है, ऊंच नीच नहीं, अमीर गरीब नहीं, धर्म जाति नहीं। तो सिर्फ यही नहीं, हर तरह की जागरूकता में इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। और इसका जीता जागता उदाहरण है हर बड़े से बड़े, बड़ी से बड़ी कंपनियां, हर बड़े से बड़े प्रबंधक जो होते हैं, मैनेजर से लेके उस कंपनी के मालिक तक, उन सभी के अंदर ये सारे गुणों से परिपूर्ण होते हैं। उनको एक साथ लेके चलने की स्थिति परिस्थिति मालूम होती है। पता, मैंने खुद अपने उदाहरण के तौर पे देखूं कि मैं अपने ऑफिस में, मेरे बॉस थे तो 22-25 लोगों का था। तो हर किसी की अलग परिस्थिति होती थी, हर कोई अपना समस्या का समाधान, उनकी समस्या लेके जाता था। तो हर किसी को अलग ढंग से अपनी पॉलिसी के साथ, जो उनकी कंपनी की पॉलिसी थी, उस पॉलिसी के साथ उसको एक सामाजिक जागरूकता, मैं आज उस पर मंथन करने का प्रयास कर रहा हूँ तो याद आ रहा है कि एक लड़का जाता है, हमारे 22 लड़के हैं, 22 में से कुछ लड़के गए, उन्होंने बोला बाबूजी ऐसी दिक्कत है, ऐसी दिक्कत है। तो अपनी कंपनी के नियमानुसार को साथ साथ उन्होंने उसको उस तरीके से हैंडल किया। तो एक तरह से जागरूकता करते सामाजिक मतलब नियोजन। तो हम लोग भी इसी तरीके से करें। सबसे पहला तो मैं करूँ, किसी भी चीज का गुण आपके अंदर कोई गुण हो या ना हो, आप जिस सामाजिक जागरूकता को करते हैं उसका पूरा ज्ञान है या नहीं है, वो भी मायने नहीं रखता। सबसे ज्यादा मायने रखता है कि आपके अंदर भेदभाव की भावना तो नहीं। आपको अपने से अंदर, अपने अंदर से भेदभाव की भावना खत्म करनी पड़ेगी। उसके बाद सामाजिक जागरूकता के जिस पत्थे पे आप काम करते हैं उसको आज के दृष्टिकोण, आज की विजन से नहीं देखें, उसको आने वाले समय के विजन के साथ, उसकी दूरदृष्टि में परिकल्पना करके आप उस कार्य को अभी से शुरुआत करें। आज अगर शुरुआत करते हैं कि जी ठीक है, मैं अपने स्वदेशी चिकित्सा स्वास्थ्य फ्रीडम केयर के माध्यम से जुड़ के, हम ये पैड के माध्यम से अन्य माँ बहन बेटियों के गर्भाशय के रोगों से बचाना है। आपने ये सोचा कि अभी मैं 4 को कर रहा हूं, लेकिन आप ये सोच के देखिए कि अगर हम इस कार्य को कर रहे हैं और हमारे माध्यम से यूजर के रूप में और टीम के रूप में संयोग से 1,000, 1,000, भाई 1 साल 2 साल 3 साल के अंदर आपके माध्यम से 1,000 लोगों का हो जाता है। अब वो 1,000 परिवार एक ही दिन में कितनी ज्यादा स्वस्थ हो सकते हैं उनके माध्यम से। अगर उन्होंने 1,000 ने एक शुरुआत करी तो अगले दिन तो ये 2,000 हो गए, और उसके अगले दिन ये 2,000 4,000 में हो गया, उसके अगले दिन 8,000 में, मतलब प्रति पल प्रतिदिन मल्टीप्लाई होता जाएगा। यानी आपका आज की जागरूकता का दृष्टिकोण भविष्य की दूरदृष्टि के हिसाब से अपना तय कीजिए, और आप अपने जागरूकता में जिस चीज की जागरूकता करते हैं उसके प्रति पूरा ज्ञान इकट्ठा करें। जितना ज्यादा ज्ञान इकट्ठा कर सकते हैं ज्ञान इकट्ठा कीजिए, जितना ज्यादा अनुभवों को इकट्ठा कर सकते हैं अनुभवों को इकट्ठा कीजिए। ये छोटे स्तर पे हम लोग, क्योंकि हमारी जो पहुंच है, हमारी जो पहचान है, ये अब एक छोटी सी बात है, बाजार में निकल के चल के देखो, 100 में से 90 लोग हमें लताड़ मारेंगे। 90, 90 नहीं, 99 मारेंगे। लेकिन उन 99 की लताड़ को नहीं देखनी, हमें अपने दृष्टिकोण को देखना है कि हमने जो जागरूकता करनी है वो हमारा जागरूकता क्या है। क्या हमारे जागरूकता से किसी की आर्थिक, सामाजिक, व्यवहारिक, पारिवारिक, उसकी धार्मिक, उसकी अन्य गतिविधियां किसी प्रकार की ठेस तो नहीं पहुंच रही? अगर ठेस पहुंच रही है तो फिर उसके साथ उस चीज को ना करें, क्योंकि ठेस पहुंचेगी तो सामाजिक जागरूकता नहीं कहलाएगी। ठीक है दीदी, बस और आज आप सभी के बने रहिए। मैं 5 मिनट की ऑडियो कॉल रिकॉर्डिंग आपको सुनाने वाला हूँ थोड़ी देर में। दीदी अगर कुछ कहें तो उसके बाद फिर मैं वो कॉल रिकॉर्डिंग सुनाता हूँ। जी भैया, आप सुनाइए। उसके बाद एक बीमारी आई थी आज, मतलब एक नाम आया था मेरे सामने, मैं थोड़ी सी उस पे भी आपसे बातचीत करना चाहूंगी इसी प्लेटफॉर्म पर। हाँ, जी दीदी, मैं जरा स्क्रीन शेयर करता हूँ, शायद आवाज सिस्टम से थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि फोन से कम आएगा। टेलीग्राम पे भेज दिया, स्वास्थ्य फ्रीडम केयर, शेयर साइन।
हेलो। हाँ जी। वंदे मातरम भाई जी। वंदे मातरम। भाई जी मैंने आपको एक मैसेज दिया दिया था, फीडबैक था, आपने वो सुना फीडबैक? मैं अभी ध्यान चाबी कहाँ है? अच्छा भाई जी, मैं बात बोलना चाह रही थी आपको। हाँ जी। फरवरी, हाँ फरवरी से मेरा आपका कांटेक्ट हुआ था। मैंने आपसे फरवरी में मतलब मैंने आपसे 3 क्लास पूछे थे। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। आए दिन मेरी डॉक्टर को कुछ नहीं, कुछ बच्ची को कुछ नहीं, बस 15 साल की होता रहता था, पेट में दर्द, एसी, ये वो। 5 अगस्त को आपने मुझे इलाज बताया था इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए, शतावरी, अश्वगंधा, इलायची। और 5 अगस्त से लेके अभी नवंबर है चल रहा है, तब तक मैं इसको शतावरी अश्वगंधा दे रही हूँ। भाई जी मैं एक बार भी डॉक्टर के पास नहीं गई हूँ। मतलब वो बच्ची हमेशा जब से मेरे को हुई है ना, तब से लेके उसके इतने पेपर है डॉक्टर के, आए दिन में डॉक्टर खड़ी रहती थी, आए दिन। ऐसा कोई दिन नहीं हुआ जो मैंने बच्ची को डॉक्टर के पास नहीं लेके गई थी, आपसे महीने से पहले। 5 अगस्त से आपने मुझे इसका इलाज बताया, तब से लेके आज तक मैं एक बार भी डॉक्टर के पास नहीं गई हूँ। और कंटिन्यू वो शतावरी, अश्वगंधा, इलायची, बादाम और मिश्री, ये मैं इसको चूर्ण बना के दे रही हूँ इसको। 1 साल मैंने इसको होम्योपैथिक दवा भी दी थी, खांसी जुकाम की, उससे भी उससे फायदा नहीं पड़ा होम्योपैथिक दवा से। उस टाइम ठीक था, बाद में पूरे उसको पकड़ में आई। और पेट में दर्द उसको रहता था बहुत ज्यादा, कभी कुछ खाती थी पेट में दर्द, कभी कुछ खाती थी पेट में दर्द। अब बच्ची फ्री माइंड से वो आपको बार बार कभी भी कुछ होता था आपको मैसेज कर देगी, अंकल मेरे एग्जाम से आप मुझे इलाज बताइए। आपने उसको बहुत सपोर्ट किया। फिर एक बार मैंने आपको इसकी फोटो भेजी और इम्यूनिटी पावर के लिए पूछा, तो आपने मुझे ये मुझे सारी बताई थी सामग्री, ये मिक्स करके आप खिला देना दूध में। इवन तो बच्ची को दूध भी सूट नहीं करता था। उस ईश्वर की कृपा से, आपकी कृपा से उसको दूध भी सूट करता है, दूध भी पीती है, उसका वेट बढ़ गया और उसको एक बार भी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। इसलिए मैं आपको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ। आप हमारे मतलब भाई जी हो, वाकई भाई है जो हमेशा बहनों की रक्षा करते हैं। बहुत दिल से धन्यवाद। तो मैंने ये फीडबैक आपको भेजा था आपको बताने के लिए, क्योंकि अनुभव जो होते हैं ना वो लोगों को आसरा और विश्वास दिलाते हैं, हमारी हिम्मत बढ़ाते हैं, तो ये शायद किसी को काम आ जाए। जी जी जी। मैं तो छठ पूजा में व्यस्त था, इस वजह से रह गया। हाँ, आपने नहीं देखा, आपने मुझे बोला तो भाई जी आपका तभी दिल से, एक माँ ने आपको तभी दिल दुआएं मेरे भाई जी। मैं इतनी परेशान रहती थी बच्ची की वजह से, इतनी परेशान रहती थी भाई जी, डॉक्टरों के चक्कर काटती थी, एक एक डॉक्टर को चक्कर काटे, होम्योपैथिक क्या जो इलाज पता थे सब करती थी। मैं कल रात बहुत दिनों से आपसे बात करना चाह रही हूँ, एक माँ की दुआ है भाई जी आपको, सच्ची बता रहे भाई जी, इतनी दिन से आज वो बच्ची बिल्कुल स्वस्थ है। इसको कोई मौसम चेंज होते भाई जी, इसको जुकाम ऐसे निकलता था, एंटीबायोटिक दे के मैं परेशान हो गई थी। होम्योपैथिक इलाज करा, उसका पेट का, उसका दूध पीती थी, पेट में दर्द, आज वो 1 कप पूरा दूध पी लेती, उसको कोई पेट में दर्द नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। उसके बाद मैं भाई जी एक चीज आपसे पूछना चाह रही थी, उसकी हाइट के हिसाब से इस पाउडर को अभी तक मैं कंटिन्यू रखूं क्या? हाँ जी। हाइट में क्या बढ़ोतरी मिली है? हाँ, चंद्रचूड़ आपने बताया था एक बार, तो मैं इसमें चंद्रचूड़ डाल दूं फोटो में, शतावरी, अश्वगंधा, इलायची में? हाँ जी हाँ जी, डाल दीजिए। बाकी फिर भी अगर 2-3 में ली है तो इसको कुछ फर्क पड़ा है हाइट में? पेट में तो फर्क पड़ा होगा, हाइट हाइट में भी फर्क पड़ा होगा, और इसके ब्रेस्ट पे भी फर्क पड़ा होगा। अगर पहले ब्रेस्ट तैयार नहीं हुआ होगा तो ब्रेस्ट भी तैयार हुआ होगा इसका। नहीं भाई जी, बहुत इसकी हाइट में, हेल्थ में इसका वेट नहीं बढ़ता था, कभी इसका वेट नहीं बढ़ता था, काफी सालों से एक ही वेट चल रहा था। इसके वेट में, इसकी हाइट में, इसके पूरी फिजिकल अपीयरेंस इसका चेंज हो जाएगी पूरा। मैं आपको पहले की फोटो और अभी आ जाएगी, इसकी फोटो आपको देखती हूँ। पहले वो बिजली की पतली थी बिल्कुल, आपने मुझे पहले की फोटो आपने भी देखी, आपने उसकी बोला दीवान की फोटो भेजो, तो मैंने तो आपको भेजी थी, तभी आपने मेरे को ट्रीटमेंट बताया था इसका। अब मैं उसकी फोटो देखती हूँ, बच्ची इतनी स्वस्थ और इतनी हेल्दी हो गई है कि बस, मतलब सबसे बड़ी बात है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इतनी ईश्वर की कृपा है, और आप ईश्वर ने हमको आपसे मिला है, इसकी कृपा है। मैं आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करूँगी। कितने साल की है? 15 साल की अभी। ठीक है, मतलब टेंथ में है? हाँ भाई जी, अभी 10th में है। वो अक्सर मुझे कुछ उसको जुकाम देता था ना, चलो गलती से अंकल को फोन करूंगी, सीधा आपको मैसेज होती है, अंकल मेरे को स्कूल जाना है, मेरे को ऐसे करो। मतलब 5 फरवरी से लेके और अगस्त, 5 अगस्त से पहले जुलाई तक वो आपको कुछ ना कुछ रोज अपनी प्रॉब्लम से लेकर फोन करती थी, रोज आप पेट में दर्द है, सर में दर्द है, जैसा है, हाथ पर दुख रहा है। अब मैंने 5 अगस्त में आपकी ट्रीटमेंट स्टार्ट किया और अभी नवंबर चल रहा है,
नौ 9 नवंबर चल रही है, अब तक उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आई, कोई भी प्रॉब्लम। और उस 2-3 महीने के अंदर उसकी हाइट, उसका वेट और उसकी मतलब है ना पेट की शक्ति बढ़ गई है, कुछ भी खाती तो प्रॉब्लम नहीं होती है, कफ होगा, कोई कफ नहीं रहता है। तो मैंने कहा और मैं चाहती हूँ कि मैं ऑर्डर और कंटिन्यू करूँ, तो मैं कर सकती हूँ भाई? हाँ जी, हाँ जी, इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच। मुझे तो ऐसा लगता है कि भाई जी यानी हमारी बहनों की रक्षा करने वाले आप। वो धन्यवाद भाई जी, बहुत धन्यवाद। जैसे फीडबैक के लिए मैं आपको काफी दिन से सोच रहे थे, पर आप रोज सोच मैं आपको कॉल नहीं कर। कोई बात नहीं, एक बार शाम की मीटिंग में या 11 बजे की मीटिंग में आके बता दीजिएगा, तो बाकियों का हौसला और बढ़ जाएगा। हाँ हाँ भाई जी, मैंने ऑर्डर भी भेजा है, आप चाहो तो ऑर्डर भी अपने ग्रुप में डाल सकते हैं, आपके ऑर्डर। ठीक है दीदी, ओके भाई जी, थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत बहुत जबरदस्त फीडबैक है, बहुत बढ़िया। एक माँ सबसे ज्यादा एक बच्चे को, अपने बच्चे को लेकर ही परेशान रहती है, और आपने उसकी इतनी बड़ी समस्या को हल कर दिया। बहुत बढ़िया। थोड़ी सी मेहनत और कीजिए, ये 148 पहुंच गया है, ये 501 हो जाना चाहिए। थोड़ी सी मेहनत और कीजिए, थोड़ी सी मेहनत और, 148। ठीक है। आज तो मेरी नजर इसी आंकड़े पे थी, एक एक बढ़ता जा रहा था, मैंने कहा शायद संजोग आज 499 पहुंच जाए, तो कल ही मैं तो बोल दूं कि भैया और दे दो। ठीक है। चले, एनीवे, बहुत बढ़िया। आप जैसे एक्चुअली क्या है, सारी चीजों के पीछे अगर कोई शक्ति है, तो वो शक्ति है, अगर सही मामले में बताया जाए तो वो शक्ति है राजीव भाई की आवाज। राजीव भाई की आवाज के बाद उनकी पास करके अपने आप को निखारने की, अनुभवों का, आप सभी की दुआओं का। इससे तो चलिए भैया, जी दीदी। कल एक परिवार से मेरे पतिदेव जी मिले, मतलब वो मिले। उन्हें कहीं ना कहीं से कुछ थोड़ा बहुत पता चला था कि ये कुछ बताते हैं, मतलब बीमारियों के बारे में या कुछ भी। तो उनके परिवार में दो बच्चे हैं, एक 11 साल का है, एक 6 साल का है। और उनको डीएमडी यानी मस्कुलर डिसऑर्डर, ये है उन दोनों बच्चों को ही। एक स्कूल जाता है, एक स्कूल नहीं जाता है। मतलब ये कह रहे हैं कि ये दोनों ही बच्चे की उम्र सिर्फ 15 या 16 साल ही है, 15 या 16 साल में ये दोनों ही मतलब एक्सपायर हो जाएंगे। तो क्या ऐसा होता है? मतलब मैं सुन के बड़ी अचंभित हूँ कि उनको पता है कि मेरे बच्चे इतने साल जिएंगे, और वो इस दुख के साथ अभी से जी रहे हैं। एक बच्चा 6 साल का है, एक 11 साल का है, और उनको ये पता है कि ये लंबा नहीं जिएंगे, कि उनको इनको ये डीएमडी, मतलब उन्होंने मेरे जैसे बताया, तो मैंने गूगल पे सर्च किया तो उसमें मस्कुलर डिसऑर्डर वाला आया है। वहां पे उसका कोई इलाज भी नहीं है, वो सिर्फ ये है कि बच्चों की सेवा ही कर रहे हैं। और ये कहते हैं कि जेनेटिक होता है। उन्होंने एक और बात बताई कि जो इनकी मम्मी है, उसके भी दो भाई हुए थे, और वो भी इसी तरह से इसी एज में चले गए थे। शुरुआत में अच्छे, मतलब अच्छा होता है उनके साथ, मतलब बड़े तंदुरुस्त होते हैं बच्चे, और सब बाद में धीरे 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 जाके वो कमजोर हो जाते हैं, और 15-16 साल की उम्र में उनकी डेथ हो जाती है। लड़कियों को नहीं होता, मतलब उसकी मम्मी ठीक है, उसके भाई दोनों चले गए थे। तो अब ये है कि भाई अब इस लड़की को जो बच्चे हुए हैं दो, तो उनको भी दोनों को सेम यही समस्या है। पहले तो मैं हैरान रह गई उनका ये सुन के कि ऐसा भी होता है, और फिर ये कि ऐसा होता है तो क्या कुछ हेल्प हो सकती है? जी दीदी। ऐसा है। अब जो आज के समय में विज्ञान या जांच या पहले जो भी है, पहले भी कुछ ना कुछ होता रहता था। तो इन सभी चीजों को देखते हुए हमारे पास सिर्फ करने के अलावा और कोई नहीं होता। हम्म। कर सकते हैं, और अगर
जो लोग भी इस बात में विश्वास करते हैं कि जाके राखो साइयां, मार सके ना कोई, बिल्कुल। तो इस विश्वास को, अगर जिनको निराशा हाथ लगी हो ना, तो उनको अपने घर में ये लाइन लिख देनी चाहिए, हर दीवार पे चारों तरफ से, ताकि उनके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी डेवलप होता रहे। और रह गई बच्चों को हम ऐसा क्या दें, किस तरीके से दें जिससे जीवनी शक्ति बढ़ती हो, तो अगर हम्म। सरल तरीके से पूछा जाए तो जीवनी शक्ति के लिए अश्वगंधा और शतावरी, ये दो एक ऐसी औषधि है। शतावरी को कहा जाता है 7 बार, 100 तरह के बारों को काटती है। शतावरी और अश्वगंधा, ये दो ऐसे हैं जो हमारे पूरे के पूरे डीएनए को, मतलब डीएनए को चेंज करने के आधार पे। एक और चीज होती है जो चंद्रसूर, लेकिन मैं चंद्रसूर की बात ना करके सिर्फ अश्वगंधा और शतावरी की बात करता हूँ। कि इसलिए नहीं कि आज अश्वगंधा शतावरी का फीडबैक आया, नहीं, ऐसा नहीं है। हम्म। कि अपने आप में अश्वगंधा और शतावरी एक दिव्य औषधि मानी जाती है। आयुर्वेद की अगर अनेकों औषधियां जो जीवन रक्षक हैं या शक्तिशाली बनाने वाली है, देखो कौन नहीं मरेगा, जिसके अंदर शक्ति रहेगी वो देर से मरेगा। भाई अगर हमारे जो फौजी हैं, हमारे फौजियों को गोली लगती है, तो कई फौजी ऐसे हैं जो 10-10 गोलियां खा के भी सांस ले रहे होते हैं। तो जो जितना शक्तिशाली होता है, उसकी मौत उतनी देर से आती है, मतलब उसके अंदर उससे जीवनी शक्ति उसकी इतनी बड़ी होती है कि उससे लड़ने की क्षमता होती है। तो अगर हम यहाँ एज ए स्टेज, मतलब कि एक तरह से हमारा ऑन रिकॉर्ड स्टेज है, तो सामाजिक सामाजिक रूप से स्टेज है, तो अगर यहाँ पे मैं किसी को बोलूं कि वो कौन सी दो औषधि है, तो ये दो औषधियां हैं, दिव्य औषधि, जो अश्वगंधा और शतावरी, जो आसानी से उपलब्ध है। क्योंकि तुलसी में भी इससे भी कई गुना ज्यादा गुण है, लेकिन तुलसी जिस मात्रा में, जितने समय तक चाहिए, हर घर में उपलब्ध नहीं हो सकता। ये कड़वी सच्चाई है। शायद किसी को कोई लगे कि नहीं जी, हम तो हो जाएगा। भाई अगर 100 पत्ते रोज के तुलसी के तोड़ के आपको सुबह शाम लेने पड़े, तो मुझे बता दो किसके पास तुलसी मिल जाएगी 3 महीने के लिए। तो लेकिन अश्वगंधा और शतावरी, ये एक दिव्य औषधि है जिसकी हमारे पास पूर्ति हो सकती है। मैंने क्या बोला, सामाजिक जागरूकता और एक अच्छे वैद्य का, मतलब मैं वैद्य नहीं हूँ, लेकिन मैं वैद्य धर्म के नियम की बात करता हूँ कि चिकित्सा ऐसी होनी चाहिए जो उसके सामर्थ्य में हो, उसकी उपलब्धता में हो, उसकी उपलब्धता ही भी हर समय हो, और उन औषधियों का जो लंबे समय तक दी जाने वाली औषधि है, उसके गुण धर्म किसी भी मौसम में बदल ना रहा हो। उदाहरण के तौर पे, बरसात की तुलसी का गुणधर्म अलग हो जाता है, सर्दी की तुलसी का गुणधर्म अलग हो जाता है, गर्मी की तुलसी का गुणधर्म अलग हो जाता है, लेकिन अश्वगंधा का पाउडर हर मौसम में वही रहेगा, शतावरी के पाउडर का गुणधर्म वही रहेगा। तो इसीलिए अश्वगंधा और शतावरी, ये मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की, मेरे पास 2018 में बॉम्बे से थे एक बहन, जो चलना फिरना और सारी की सारी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के चक्कर में शरीर मतलब बेजान होता जाता है, शरीर पे कंट्रोलिंग खत्म हो जाती जाती है, हड्डियां मतलब रहती है लेकिन हड्डियों में जान नहीं रहता। हड्डियों का कैल्शियम लेवल अगर चेक किया जाए तो जितना चाहिए उतना ही रहता है, लेकिन हड्डियों से जान गायब रहती है। तो उस बहन के साथ वो हमसे ज्यादा दिनों तक तो नहीं टिकी रही, क्योंकि स्थिति परिस्थितियां क्या होती है कि डॉक्टर के अलावा, आज के समय में डॉक्टर के अलावा बाकी सब बेकार हैं, सभी बेकार हैं। भगवान भी बेकार है, जब तक कि डॉक्टर ने हाथ नहीं खड़े किए तब तक भगवान बेकार है। जिस दिन डॉक्टर हाथ खड़े कर दे कि हाँ जी ले जाओ घर, तो उस दिन भगवान ही सर्वे सर्वा है। मतलब आज की मानसिकता ये है। तो उस हम्म। के साथ जो हुआ था उसे आधार पे बताऊं, उन्होंने फोन किया, हमने मिली अश्वगंधा शतावरी उसका प्रयोग करवाया, और उसको 15 से 30 दिन के अंदर, जबकि वो आयुर्वेद में भी किसी भी आयुर्वेद के अच्छे अच्छे आयुर्वेदाचार्यों को, अच्छे अच्छे आयुर्वेदिक संस्थानों को, जो चाहे वो टीवी के माध्यम से आते हों या प्रचार के माध्यम से आते हो या यूट्यूब के माध्यम से आते हो, उन सभी से वो इलाज कराई। कई जगहों पे मात्र 1 साल के अंदर उसने 12 लाख रुपए सिर्फ आयुर्वेद के ऊपर खर्च किया था। लोग कहते हैं एलोपैथी महंगी है, आयुर्वेद उससे कई गुना ज्यादा चोर है। ठीक है, मतलब उससे ज्यादा ये चीजें होती है। तो कहने का मतलब है कि, लेकिन जब वो ठीक हुई, जो परिणाम उसको उधर नहीं मिला,
उस वक्त तो मेरे पास स्वमूत्र नहीं था, नहीं तो मैं स्वमूत्र का प्रयोग करा लेता, वो और भी सस्ता पड़ता। तो अश्वगंधा और शतावरी से उस बहन को चलना फिरना हो गया। 3-4 महीने के बाद थोड़ी सी मतलब 90% सुधार होने के बाद उनका फोन आया, कह रहे भैया मेरे डॉक्टर ने ना ऐसे ऐसे बोला है। मैंने कहा अभी भी डॉक्टरों के माया जाल से नहीं निकल रही हो। तो थोड़ी सी तू तड़ाक हो गई, डांट डपट दे दिया, तो उसके बाद फोन आने बंद हो गए। ठीक है। मैंने कहा तो भाई, लेकिन मुझे इस चीज का आभास हो गया था कि यहाँ पे अश्वगंधा और शतावरी उसके लिए जीवनी शक्ति के। यही अश्वगंधा शतावरी का दूसरा आपको एक अनुभव बताता हूँ। 2020 मार्च का महीना, सबको याद है लॉकडाउन लगा हुआ था। एक फौजी व्यक्ति को लिगामेंट फ्रैक्चर हो गया। लिगामेंट फ्रैक्चर होने की वजह से उनका ऑपरेशन करना था। ऑपरेशन होने के बाद उनको नौकरी से निकाला जाता, क्योंकि एक एक फौजी का अगर लिगामेंट फ्रैक्चर हो जाए तो उसको फिर वो नौकरी पे वो नहीं रखते, मतलब उस काबिल नहीं समझते कि आप मतलब उनको बोलते जी ठीक है अब आप वीआरएस ले लो या आप दूसरी जगह शिफ्ट हो जाओ, मतलब जो भी है। उनका फोन आया कि भैया मैं ऑपरेशन नहीं कराना चाहता, क्योंकि ऑपरेशन कराऊंगा तो मेरी नौकरी पे आगे प्रमोशन पे और दूसरी चीजों पे दिक्कत आएगी। मुझे एक सही होना है। उन दिनों में उनके पास भी कोई ऑप्शन नहीं था, और हमारे पास परीक्षित करने के लिए तो होम्योपैथी की दवाएं और अश्वगंधा और शतावरी। लीगामेंट फ्रैक्चर होना तो अलग बात है, लेकिन लीगामेंट फ्रैक्चर की वजह से उनको जो शारीरिक तकलीफ थी, वो सारी तकलीफें खत्म हो गई। एक पैर पूरी तरह से पतला हो गया था, मतलब कहते हैं ना कोई सूखा सूखता जा रहा है पर। तो यह अश्वगंधा, हम्म। तो अश्वगंधा शतावरी, ठीक है, उनके साथ थोड़ा हल्दी मेथी सौंठ ये सब और जोड़ दिया था ताकि दर्द वगैरह कम हो जाए, और होम्योपैथी की दवाओं से। और पहली बार अगर किसी से मैंने पैसे लिए, मतलब वो भी जबरदस्ती, मतलब उन्होंने दिया था। मैं आपको पूरी कहानी बता दूं, उनका फोन आया और कि भैया मैं आपकी ना कुछ सेवा करना चाहता हूँ। मैंने कहा जी मेरी तो ऐसा कुछ है नहीं, मैं तो लेता ही नहीं। करें नहीं फिर भी आप, तो हमारी एक फाइट फॉर राइट करके सुशील सुनील भाई हैं, उनकी एक संस्था चलती थी। तो मैंने कहा आप एक काम करो, ये संस्था में आप डोनेट कर दो। तो उन्होंने 21,000 रुपये पहली बार मुझे भेजे थे। मतलब अगर मैंने कहीं से पहली बार पैसा पकड़ा था तो वो पैसा था उनका, क्योंकि उनका लीगामेंट फ्रैक्चर जिसको अगर वो बाहर कराने की जो खर्चा बताया गया था डॉक्टरों के द्वारा, 1,20,000 रुपये सिर्फ ऑपरेशन का, लिगामेंट फ्रैक्चर के ऑपरेशन का खर्चा बताया गया था। उसके बाद जो होता वो अलग बात है। तो वो भी एक बहुत ही बेहतरीन फीडबैक रहा था। और वो अभी भी उनकी ऑडियो मेरे ख्याल से या कुछ कटिंग स्वस्थ समृद्ध परिवार के चैनल पे होम्योपैथी की प्ले लिस्ट में, क्योंकि उसमें होम्योपैथी बहुत ज्यादा काम करी थी, तो होम्योपैथी की प्ले लिस्ट में वो मिलेगा सुनने को। तो अश्वगंधा और शतावरी, आज सुबह दीदी का फोन आने के बाद मेरे मन में पहले ही बन गया कि हम रात को नकल मारेंगे अश्वगंधा और शतावरी के बारे में। ठीक है। और शतावरी ऐसे भी आप लोगों को बता दूं, शतावरी बहनों की सहेली है, मतलब माँ बहनों की सहेली है शतावरी। और ये संजोग से भूमिका दीदी जिनका ये फीडबैक है वो भी आ चुकी हैं। मैं उनको माइक अनम्यूट कर रहा हूँ क्योंकि उन्होंने शायद, एक मिनट, भूमिका शायद, हाँ जी दीदी, भूमिका दीदी आपके माइक को अनम्यूट किया। वंदे मातरम भाई जी। वंदे मातरम जी। हेलो। हाँ, वंदे मातरम। मैंने आज सुबह आपसे बात की थी इस बारे में। बहुत अच्छा रहा मेरे साथ। काफी सालों से, मतलब जब से गुड़िया हुई थी तब से, काफी टाइम से उसको प्रॉब्लम रहती थी। सर्दी जुकाम पेट में दर्द अक्सर रहता था। और इतने डॉक्टर के चक्कर, ऐसा कोई डॉक्टर नहीं था जयपुर में जो मैंने उसको नहीं दिखाया होगा। कितने सीबीसी टेस्ट हो गए, सब नॉर्मल था बच्चे का। पर कभी भी मतलब जिस टाइम दवाइयाँ लेती थी उस टाइम ठीक रहती थी। दवाई लेने के बाद फिर वापस, छोड़ने के बाद फिर वापस। 9 महीने या साल भर समझ लो, मैंने इसको होम्योपैथिक दवाइयाँ भी दी। इम्यूनिटी पावर बहुत कमजोर था। बाहर कहीं जाती थी मैं, 2 दिन इसको कहीं लेके जाती थी, तीसरे दिन फिर वो घर बीमार होके आती थी। अभी रिसेंटली में जब भैया मैं आपसे नहीं मिली थी, मतलब मैंने उसका अगस्त से पहले अप्रैल में मेरे किसी रिश्तेदार की सगाई थी, वहाँ लेके गई थी। तो उसको बहुत बुखार आ गया वहाँ पे भी। तो फरवरी से मैंने आपसे कांटेक्ट हुआ था मेरा आपसे, तो मैं घर के इलाज पूछती थी इसके लिए। और कई बार तो वो गुड़िया खुद डॉक्टर के पास नहीं जाने की करती और बोलती
मैं गोविंद अंकल से ही बात करूंगी, और वो मेरे से बिना पूछे ही आपसे इलाज पूछ लेती थी। और उसकी पढ़ाई में बहुत डिस्टर्ब हो रहा था, 10th बोर्ड था उसका अभी। डरती थी मम्मी मैं कुछ ऐसा खा लूंगी तो फिर मैं बीमार हो जाऊंगी। तो इस वजह से क्या है कि ना मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में रहती थी, और डॉक्टरों के चक्कर काट के। और एक बार तो एलर्जी के लिए डॉक्टर ने मुझे ऐसे बोला 14,000 का इसका टेस्ट होगा, 14,000 का इसका टेस्ट होगा। मैं इतना घबरा गई, इतना घबरा गई, कैसे क्या कौन सी बीमारी है इसको जो 14,000 का टेस्ट होगा। फिर मुझे भाई जी का पता चला। फिर मैंने उनसे थोड़ा हर चीज़ का इलाज पूछती गई। फिर एक दिन मैंने मई नहीं हाँ अगस्त में, अगस्त 5 अगस्त की बात है, मैंने भाई जी को बोला भाई जी मैं परेशान हो गई हूँ, आप मुझे इसका कोई ऐसा इलाज बताइए जिसका इम्यूनिटी पावर बढ़ जाए। तो भाई जी ने मुझे इसका फोटो बोला भेजो, मैंने उनको भेजा। उन्होंने फोटो देखा और फिर ना उन्होंने मुझे इलाज बताया। अश्वगंधा, शतावरी, इलायची और बादाम और मिश्री, 5 चीज़ों को पीस के इसका पाउडर बनाना है। 2 चम्मच दूध में इसको देने हैं। पर इस बच्ची को दूध भी नहीं सूट करता था, जब जब ये दूध पीती थी पेट में दर्द और मोशंस, दूध पीने से डरती थी, मैं दूध नहीं पीऊंगी ऐसे बोलती थी। फिर भाई जी से मैंने फ़ोन करके पूछा, तो भाई जी ने कहा गुनगुना करके पिलाओ। मैंने इसको कंटिन्यू किया। 5 अगस्त से लेके आज की डेट तक वो बच्ची एक बार भी डॉक्टर के पास नहीं गई है, एक बार भी मैं इसको नहीं लेके गई। मतलब इसको सर्दी जुकाम क्या होता है नहीं आया, बिल्कुल भी नहीं, ना पेट में दर्द हुआ। इतना अच्छा मतलब उसका रहा इन दिनों में 3-4 महीनों के अंदर, कि बिल्कुल तंदुरुस्त, उसकी हेल्थ बढ़ गई, उसकी हाइट बढ़ गई। और उसका जो वो बार बार बीमार होती थी, वो सब चीज़ें उसके साथ नहीं रही। मैं इतनी निश्चिंत हो गई, इतनी निश्चिंत हो गई भाई जी। मतलब आज मुझे, मैं बहुत दिनों से भाई जी से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी कि गोविंद भाई से कांटेक्ट करूं, पर गोविंद भाई जी बिजी थे, इसलिए से बात नहीं हो पा रही थी उनसे। फिर मैंने ऑडियो बना के उनको भेजा, फिर भी उन्होंने शायद नहीं देख पाए बिजी होने के। आज मैंने सोचा मैं आज गोविंद भाई जी को बता ही दूंगी फोन करके। तो मेरा ये फीडबैक है। बहुत बहुत धन्यवाद गोविंद भाई जी, आपकी वजह से एक बच्ची पूरी स्वस्थ हो गई पूरी तरह से। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी भाई जी। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आ, अब 2 हैंड रेस हैं, इन हैंड रेस को लेके समापन की ओर चलते हैं, क्योंकि समय थोड़ा सा बचा के आगे का जागरूकता का कार्य जमीनी स्तर पे भी करना है। और हम सभी को अपना ज्ञान, मैं कहूँगा कि शाम की 8 बजे वाली मीटिंग, सुबह 11 बजे वाली मीटिंग से हम स्वास्थ्य फ्रीडम केयर, जो हमारे लिए एक काम भी है, एक बिजनेस भी है, और एक जागरूकता भी है। लेकिन जागरूकता के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन है, एक स्वास्थ्य फ्रीडम केयर और दूसरा रसोई घर चिकित्सा, जिसको स्वदेशी चिकित्सा कह सकते हैं। हमारी तो स्वदेशी मतलब रसोई घर तो कह ही नहीं सकते, हम लोग मिली जुली सरकार की चिकित्सा करते हैं। ऐसी कोई पैथी नहीं है जिसका हम साथ नहीं लेते, तो स्वदेशी चिकित्सा ही कह लें। तो सबसे पहले कुछ 4 हैंडल्स हैं, इनको ले लेते हैं। और प्लीज हाथ जोड़ के विनती है, और हाथ ना उठाएं, ठीक है? क्योंकि कल हमें थोड़ी शिविर के लिए भी तैयारी करनी है। सुचित्रा राज, आपके माइक को अनम्यूट किया गया, सुचित्रा राज। जी सर, वंदे मातरम भैया जी। जी भैया जी, आवाज जा रही है? हाँ जी हाँ जी, लेकिन पहले आपने हल्का सा सर बोल के रुक गई, बस बच गई आप। सॉरी सर, सॉरी भैया। भैया जी, हम ये कहना चाहते थे, मेरे एक बड़े पापा हैं, तो उनको मतलब उनकी यार जैसे 70 साल है, और उनको 20-25 साल से दमा है। तो उनको जैसे दमा है, तो वो दवा ले रहे थे, ये खींचने वाली जो लेते हैं दवा, वो खींचते थे, तो उससे उनको मतलब आराम रहता था। अब इस टाइम उनके ये गर्दन पे और कमर पे और गांठ में मतलब दर्द बहुत ज्यादा बना रहता है। कल गए थे लखनऊ, वहां चेकअप करवाए, सारा रिपोर्ट मतलब नॉर्मल है, कुछ उसमें बताया नहीं है। बड़ा अफसोस की बात है, इतना खर्चा करने के बाद कुछ नहीं निकला, खोदा पहाड़ निकली चुहिया। हैं? जी सारी चीज नॉर्मल है, बस वो बता रहे थे कि हमको जम्हाई बहुत ज्यादा आती है और दर्द बहुत रहता है। सबसे ज्यादा दर्द गर्दन वाला रहता है, और गांठ वाट वाला तो थोड़ा कम रहता है, बट गर्दन वाला बहुत ज्यादा बता रहे थे। यहाँ ये तो इसको कुछ हो तो बताइए। माइक को म्यूट कर लीजिए। यहाँ पे सबसे पहले, जब मतलब बातों बातों में बता रहा हूँ कुछ बातें, जब कभी जम्हाई की बात आए
कोई भी इंसान जब जम्हाई की बात करे तो आंख बंद करके पहली औषधि बनती है चूना। लेकिन अब ये चूना किसको किसी को नहीं भी दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे हमारी बात आती है कि जिन्होंने जम्हाई बोली, जम्हाई शब्द जिसने भी अपने जीवन में ला दिया, तो आप उसकी पहली औषधि चूना बनती है। अगर पथरी नहीं है तो नियमित रूप से चूने का सेवन करें। और चूना दमे को भी ठीक करता है, दर्द को भी ठीक करता है। अब चूने के ऊपर आप सभी को मालूम है कि 70 बीमारियां तो राजीव भाई अपने व्याख्यान में बोल के गए, और उनके बाद नकल मारने के बाद 150 के लिए तो मेरे पास है कि 150 जाने अनजाने समस्याओं में चूना काम करती है। तो आप अपने पिताजी को बोलिए कि नियमित रूप से चूने का सेवन करें। एक गेहूं के दाने के बराबर 1 लीटर पानी में, गुनगुने पानी में घोल के, 1 लीटर गुनगुने पानी में घोल के, क्योंकि दमा पेशेंट है, दमा पेशेंट को कभी भी सादा पानी और ठंडा पानी, जिनका हाई स्टेज का दमा हो, जो बिना पाइप बिना वो दवा लिए काम नहीं चलता हो, उनको सादा पानी भी उनके लिए जहर तुल्य है। सादा पानी भी जहर तुल्य है। इसके ऊपर कभी चर्चा करूंगा कि मेरे घर में अभी बात ही हो रही तो मैं बता दूं। मेरे घर में मेरी सासू माँ की तबीयत खराब हुई 2016 में, अगस्त का महीना था। मैं अपनी धर्म पत्नी को गांव भेजा, वो गांव गई। शाम की ट्रेन से गई, अगले दिन की ट्रेन से वापस अपनी माँ को लेके आई। हम यहाँ पे अपने जानकारों की पैरवी के आधार पे पटेल चेस्ट हॉस्पिटल, दिल्ली का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है पटेल चेस्ट, वहां पे जाके ट्रीटमेंट कराया। वहां जांच करने के दौरान उन्होंने बताया कि इनका 80% फेफड़ा खराब हो चुका है। अब ये कुछ महीनों की मेहमान है, कुछ महीनों की मेहमान है। और इस चीज को करते करते सितंबर का महीना आ गया, और 5 सितंबर को पहली बार राजीव दीक्षित जी को सुना। राजीव दीक्षित जी को सुनने के बाद स्वदेशी के प्रति आग लगी। वहां पे राजीव दीक्षित जी के व्याख्यानों में, क्योंकि इतनी जल्दी सारे व्याख्यान सुनने की ललक थी कि 2-4 दिन के अंदर ही दमा तक बात पहुंच गई। दमा का इलाज मिला वहां राजीव भाई से कि आपको नियमित रूप से दालचीनी और शहद लेना चाहिए। तो मैंने अपनी सासू माँ के लिए दालचीनी और शहद, ये दोनों चीजें इस्तेमाल कराई। उसके साथ साथ पढ़ते पढ़ते सुनते सुनते पता चला जी तुलसी और अजवाइन। तो ज्यादा नहीं पता चला, जो जैसे पता चलता गया, जैसे आप लोग भी हैं, आज किसी को कुछ पता चल रहा है, कल कुछ और पता चलेगा, तो उसी तरीके से मैंने अपनी सासू माँ को सुबह और शाम चाय की जगह पे तुलसी और अजवाइन का पानी दिया, दालचीनी और शहद दिया, और ये देते हुए उनको फिर घर भेज दिए। मेरे ससुर जी की जो पेंशन थी वो 10,800 रुपये, और जो दवा आई थी वो 10,700 की 1 महीने की। चलो उस महीने तो हमने मतलब किया, और वो चले गए। और आपको सभी को मालूम है कि नवंबर के महीने में 8 नवंबर को नोटबंदी हो गई। ठीक है, जो अगस्त में आए थे, सितंबर का मैंने दवा दे दी थी, अक्टूबर का दवा हमने कोरियर कर दिया था, नवंबर में लॉकडाउन लग गया। नवंबर में लॉकडाउन लगने की वजह से हम दवा भेज नहीं पाए, और मेरी सासू माँ को कोई तकलीफ नहीं हुआ, क्योंकि वो दालचीनी और शहद ले रही थी, तुलसी और अजवाइन उबाल के पी रही थी। और आज 2024 है, आज भी हमारे बीच हैं। 80% फेफड़ा खराब हो रखा था, डॉक्टरों की जांच के अनुसार, पूरी रिपोर्ट के कि 80% फेफड़ा खराब। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या हुई कि दालचीनी शहद जो राजीव भाई ने बोला वो पूरी तरह से सत्य साबित हुआ। मुझे उन पे बहुत ज्यादा और अटूट विश्वास हुआ कि अपने घर में ही बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिला। जिन्हें भी दमा की शिकायत हो, देखिए जी, इलाज आप पढ़ने जाओ, आपको 1000 इलाज मिलेंगे, 1000 वैद्य, 1000 नुस्खे, 1000 किताबें, 10,000 ज्ञान। लेकिन जो सबसे सरल की बात करें तो सरलता राजीव भाई से बढ़ के किसी और में नहीं थी। ठीक है, दमा दम से मतलब एक कोई ऐसी कुछ पेड़ पौधे आते हैं, कई जगहों पे हम पढ़ते रहते हैं, तो उन सभी चीजों का प्रयोग बहुत सारे प्रयोग हैं। लेकिन अगर सर्वसाधारण, अब परहेज में, दमा रोगी अगर परहेज नहीं करेगा ना, ये कहावत है दमा दम से जाता है, नहीं, ऐसा नहीं है। दमा का रोग ठीक हो जाता है, पूरी तरह से ठीक होगा। किसका ठीक होगा? जो परहेज रखेगा। परहेज रखेगा, परहेज में क्या है, आपको जिनको भी सांस की तकलीफ है और उसका नाम दमा पड़ गया, तो आपको ठंडे का तो सबसे ज्यादा,
भाई ठंडे का तो आपने कर लिया, लेकिन ठंडे के मौसम का क्या करोगे? वो तो आपके बस में नहीं है, वो तो आना ही आना है। भाई आप सर्दी, आप दिसंबर के महीने को, जनवरी के महीने को ठंडी हवाओं को तो नहीं रोक सकते। तो उन दिनों आपको बाहर से भी बचना है, अंदरूनी रूप से भी अपने आप को और मजबूत करना है। यानी जिस दालचीनी शहद का उपयोग कर रहे थे, उसको आप मात्रा बढ़ा सकते हैं, या उनमें अन्य औषधियों का सेवन, अन्य औषधियों का मिश्रण बढ़ा सकते हैं। जैसे कि अर्जुन की छाल, सौंठ का पाउडर, फुलाई हुई फिटकरी, फुलाया हुआ सुहागा, इस तरीके के मुलेठी का पाउडर, इन सभी का मिश्रण आप एक अलग घटक बना सकते हैं। भाई जनवरी का महीना है, गर्मी का महीना है, तो हम थोड़ी सी दालचीनी शहद ले लेंगे, एक दो बार हल्का काढ़ा ले लेंगे, चलेगा। बरसात का महीना है, थोड़ा सा इसकी मात्रा और बढ़ा लिया, खुराकें बढ़ा ली। लेकिन सर्दी आते आते आपको यही दालचीनी शहद की मात्रा और ज्यादा बढ़ानी पड़ेगी। या तो आप इसकी मात्रा बढ़ाएं, या फिर इसके, इनमें सहयोगियों को बढ़ाएं जो सांस फूलने की तकलीफों को दूर करता है। उन उन चीजों को बढ़ाएं जिससे फेफड़े मजबूत होते हैं। आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा एक घरेलू तरीके से। और दूसरा, रितु दीदी, आपके माइक को अनम्यूट किया गया है। वंदे मातरम भैया जी। आवाज वो कम भैया आ- जी जैसे, हाँ जी दीदी। भैया जी जैसे अश्वगंधा और शतावरी का की बात बताई, तो मैं अभी अपना फीडबैक दे रही भैया जी। जी। मैं भी इसको 15 दिन से यूज कर रही हूँ, अश्वगंधा, शतावरी, इलायची और मिश्री को। तो भैया जी मुझे पहले बहुत ज्यादा वीकनेस सी फील हो रहा थी, जैसे कुछ भी काम करना होता था तो वीकनेस हो के बस ये होता था कि लेट जा। और जब से भैया जी 10 दिन, सारे 8-10 दिन ही हुए मैं इसको यूज करी भैया, तो मुझे बहुत फर्क लगा इसमें। और मैं अपना वेट वेट बढ़ाने के लिए इसका यूज कर रही हूँ। लेकिन मुझे इस वीकनेस में भी इसका बहुत असर दिखा भैया जी। इसलिए बहुत अच्छी चीज है भैया जी, थैंक यू भैया जी, यही बताना था। बहुत बहुत धन्यवाद। पूजा बहन, आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। वंदे मातरम भैया जी। धन्यवाद। भैया जी, ये अश्वगंधा और शतावरी अगर हम किसी को देते हैं पर उनका वेट ठीक है और इम्यूनिटी कम है उनकी, तो उसमें और क्या मिक्स करके दे सकते हैं? देखिए, अश्वगंधा और शतावरी के साथ जो मिक्स करने वाली चीजें हैं, अलग अलग तरीकों के घटक हैं, लेकिन सर्वसाधारण जो है अश्वगंधा और शतावरी, साथ में छोटी इलायची, और ठीक है। उसके बाद स्वाद के अनुसार, वो स्वाद के लिए डाला जाता है। अगर ईमानदारी से बताऊं तो मिश्री भी स्वाद के लिए डाला जा रहा है। और मिश्री इसकी, जिनको थोड़ी बहुत गर्मी करने का डर हो उसके लिए, क्योंकि मिश्री ठंडा, छोटी इलायची ठंडी, लेकिन ये ठंडी होने के बावजूद भी उनके गुण धर्म को कम नहीं करती, यहाँ तक कि गुण धर्म को बढ़ाती है। ये कुछ अलग बातें हैं, लेकिन सर्वसाधारण में। और बादाम का पाउडर जो मिलाया गया था, वो मिलाते हैं हम स्वाद थोड़ा सा, क्योंकि इन दोनों का स्वाद अच्छा नहीं होता। आपने कई बार सुना होगा कि मैंने कहा जी थोड़ा स्वाद, जो लंबी चीजें खानी हो, लंबे समय तक खानी हो, तो आपको स्वादिष्ट बनाना हो। अगर च्यवनप्राश स्वादिष्ट नहीं होगा तो कितनी कंपनियों का च्यवनप्राश बिकेगा? है। तो नहीं बिकेगा भैया अगर स्वादिष्ट नहीं होगा तो। जो चीज लंबे समय तक ली जाती है उसको हमेशा स्वादिष्ट होना जरूरी है। भाई इंजेक्शन लंबे समय तक नहीं लिया जाता, तो वो ठोक देते हैं, थोड़ी सी चीख निकली, काम हो गया। भैया इसकी डोज क्या देनी होगी, कैसे देना है इसको? मात्रा, छोटे बच्चों को लेके, मतलब 5 साल से ऊपर जो बच्चे हैं, उनसे लेके लगभग 18 से 20 साल के बच्चों तक आधा चम्मच, और उसके बाद से 1 चम्मच से लेके 2 चम्मच तक, बला बल के अनुसार जिनको जैसी जरूरत है। और सुबह शाम भी दे सकते हैं, एक समय भी दे सकते हैं। और इन्हीं औषधियों के साथ अलग अलग घटक के अनुसार अलग अलग रोगों पे प्रयोग किया जाता है। यहाँ तक कि डायबिटीज इससे ठीक होती है, फिर हार्ट के रोग ठीक होते हैं। मतलब जब कह रहे हैं कि शाम को जब चर्चा करेंगे, तो अश्वगंधा से मोटापा कैसे कम होता है और मोटापा कैसे बढ़ता है। जी। लोग जैसे, धन्यवाद भैया जी। ऐसे किसी को अश्वगंधा बताओ ना, तो ये तो वजन बढ़ा देगा। अरे भाई, वजन बढ़ा देगा, सिर्फ एक ही चीज मालूम है कि वजन बढ़ा देगा, ये वजन कम भी करता है। जब जिसका इम्यूनिटी मजबूत हो जाएगा, जितना उसको वजन चाहिए होगा, उसके बाद वो बढ़ेगा ही नहीं। चलिए, बहुत वर्षा चड्डा दीदी, आपके माइक को अनम्यूट किया गया। वंदे मातरम भैया। धन्यवाद।
भैया एक बहन है, उनको गर्मियों में तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन सर्दियों में सिर में गर्मी निकलती है बहुत ज्यादा, जैसे कोई आग का गोला निकलता हो। तो सर्दियों में भी पानी डालती हैं सिर में ठंडक के लिए। आप अपने हिसाब से क्या देना चाहती हो, पहले ये बताओ। आप भी स्वास्थ्य रक्षक बनी हुई हो, आपने भी बहुत सारी किताबों को अध्ययन कर रही हो। आप क्या देना चाहोगी, पहले आप बताओ। जोर डालो, दीवार गिरो हमारे गांव में। मेरे को तो गुलकंद समझ आई थी, और इलायची वगैरह। दे दो, आंख बंद करके दे दो। अच्छा, क्या इलायची, गुलकंद। गुलकंद। गुलकंद का ही आया था मेरे माइंड में, सबसे पहले मैंने उनको बोला गुलकंद का सेवन करना है आपको, गर्मी अगर छूटती है तो। वो करे बहुत गर्मी, ऐसे आग का गोला निकलता है यहाँ ये सिर के ऊपर। उसमें परवाल युक्त वाली गुलकंद देना, बस एक थोड़ा सा बढ़ा दो, ताकि थोड़ी जल्दी असर करेगा। मतलब गुलकंद से भी होगा, लेकिन अगर उसमें परवाल भस्म, आप ये मान के चलो 1 किलो में 10 ग्राम गुलका परवाल भस्म मिलवा दो। परवाल पिष्टी परवाल भस्म करके आता है, उसको मिला दो 1 किलो में। ठीक है। ठीक है। 1 किलो में 10 ग्राम। हाँ, 10 ग्राम मिला के सुबह शाम। एक एक चम्मच हाँ, या एक दो? एक चम्मच दो दो, दो जितना दे दे कोई दिक्कत नहीं। पानी के साथ ले लेना। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, धन्यवाद भैया। ठीक है। बसंती सैनी, माइक को अनम्यूट। भैया भैया नमस्ते। मैंने ना कल आपसे पूछा था ना मीटिंग में, मेरे लड़के के लिए वो खांसी जुकाम और नाक बह रही थी, तो उसमें मैंने अजवाइन गुड़ और अदरक आपके बताए अनुसार दिया, और नाक में सरसों का तेल और एक बार गाय का घी डाला। तो उससे 80% से ज्यादा आराम हो चुका है। अब नाक बिल्कुल नहीं बह रही है, खांसी में भी खांसी बहुत कम आ रही है। जी दीदी। धन्यवाद भैया। और बहुत हाँ जी, माइक अनम्यूट कर लो। मतलब बहुत लंबे टाइम तक थी, मतलब मुझे लगता है 120 से 25 दिन हो गए उसको खांसी, और नाक बह रही थी उसके उसमें, और बोला भी नहीं जा रहा, जैसे नाक से बोल रहा है ऐसे बोल रहा है, लेकिन अब थोड़ा सा आराम, 80% तक आराम हो चुका है। जी दीदी। ठीक है। वंदे मातरम। वंदे मातरम। ये जो बाकी चलिए भैया, के सवाल जो शाम को करते हैं। बाकी जो सवाल जो चैट में आ रहा है, और मैंने बोला हाथ थोड़ा मत खड़ा करो, शाम के लिए भी कुछ हाथ रखो बचा के, आफत नहीं आ रही। ठीक है। नीतू दीदी। बस आ रही। नीतू हाँ दीदी। हाँ भैया, वो गुलकंद का तो मेरा भी फीडबैक भैया, मेरे को बहुत 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 गर्मी, शरीर में बहुत गर्मी होती थी, जैसे उन्होंने बोला ना आग का गोला। नॉर्मली मेरे को तो गर्मी लगती नहीं थी, लेकिन ये मेनोपॉज का पीरियड के चक्कर में मेरे को इतनी गर्मी लगती थी। जैसे आपने बोला कि 2 चम्मच ये गुलकंद 1 गिलास पानी में दिन में 2 बार बोले थे, लेकिन मैं एक ही बार पी पाती थी, लेकिन उससे बहुत आराम है मुझे यार। अभी तो मैं छोड़ रखी हूँ, लेकिन मुझे बहुत आराम है, बहुत बहुत। बहुत बहुत धन्यवाद। नेहा सिंह, मैं ले लेता हूँ, नहीं तो बाद में कहेंगे ग्रुप में उस दूधी की तरह मैसेज डाल देंगे मेरा सवाल नहीं लिए। ठीक है। नेहा सिंह दीदी, आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए जल्दी से। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। हाँ जी भैया जी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। भैया भैया जी, मुझे आपसे एक सवाल पूछना था कि भैया जी, मेरी एक बुआ है, उनको सर में पहले। रात को, ये अभी रातों रात भी अभी तो ठीक होंगी नहीं, इसलिए शाम को 8 बजे वाली मीटिंग में आके सवाल कर लीजिएगा। और जरूरी सूचना, 11 बजे की मीटिंग 12 बजे खत्म हो जाएगी। किसी का सवाल रह जाए तो उसके लिए हाथ जोड़ के पैर जोड़ के माफी मांगता हूँ। कल से ये 12 बजे के 1 मिनट नहीं चलेगा। किसी का सवाल रह गया तो हाँ, अगर 11 बजे की मीटिंग में बहुत जरूरी हो तब हेल्थ का सवाल करें, नहीं तो आप स्वास्थ्य फ्रीडम केयर से जुड़े हुए ही सवाल करें तो अच्छा लगेगा। 8 बजे वाली मीटिंग में आप रात के 12 बजे तक मेरे से बुलवाते रहो, कोई बात नहीं, चलेगा, दौड़ेगा। ठीक है। लेकिन सुबह की 11 बजे की मीटिंग को बिजनेस की तरह रहने दीजिए, स्वास्थ्य फ्रीडम केयर के लिए। और शाम की मीटिंग में हेल्थ से रिलेटेड, किसी को बहुत ज्यादा इमरजेंसी हो कि हाँ जी अभी पता चला पेट में दर्द है हॉस्पिटल जाना है, तो अलग बात है। अब किसी को गठिया रोग है, भाई कुछ है, तो वो शाम को भी जवाब मिल जाएगा तब भी चलेगा। ठीक है। अब किसी का पुराना रोग है तो ऐसा थोड़ी है कि अभी बता देंगे तो रात तक वो ठीक हो जाना है। और जिनका भी सवाल हो उनको जरूर लेके आए साथ में, क्योंकि डांट अकेले नहीं खाया करो।
ठीक है, जिनका सवाल हो आप उनको साथ लेके आइए, तो ये एक मुहिम है, एक अभियान है। तो यहाँ इस मुहिम और अभियान में तन मन से साथ दीजिए, धन देने की जरूरत नहीं है। अब ये यार, हे भगवान, समझदार आदमी भी हाथ उठा दे रहा है। कल इसी ने बोला कि जल्दी मीटिंग खत्म करना, फिर यही हाथ उठा रहे हो। लो, माइक अनम्यूट किया। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम सभी बहनों को। 11 बजे से 12 बजे से लेके रात को 8 बजे तक करना क्या है, एक नोटबुक उठानी है, एक पेन उठाना है, जितनी भी समस्या आ रही है दिन भर में वो टोटल लिखनी है। रात को आज 12 बजे तक भैया को सोने नहीं देना है, तो वो संपूर्ण हम रात के समय में पूछेंगे। ये मेरी एक खाना खाते खाते बात की आई थी भैया जी। ठीक है, कोई बात। ठीक है, बस भगवान से दुआ करो कि भाभी का साथ मिलता रहे, वो मेरे को तंग ना करे। ठीक है। जय भाभी वाद। ठीक है, ठीक है, मिलते हैं। वंदे मातरम। हंसते हंसते कट जाएंगे सारे रास्ते।